जन सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारीगण, सदस्य एवं मेरे सामने बैठे भंते जी, मेरे से उम्र में बड़े लोग, उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इधर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं। जब सच्चिदानंद मौर्य जी मुझसे मिलने आए तो मैं उनका आग्रह इनकार नहीं कर सका, क्योंकि पहली बार मुझे कोई इस तरह का निमंत्रण देने आए, कोई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता जिसमें कि पुरातत्व का पुट था। आज जब मैं यहाँ आया तो जिन लोगों के चित्र यहाँ लगे हैं उसमें सर अलेक्जेंडर कनिंघम का भी चित्र लगा हुआ है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही भारत में पुरातत्व के उत्खनन का प्रारंभ करने वाले थे। इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। पैसे से ये एक आर्मी के पर्सन थे, जनरल थे, तो अपने सैनिक अभियान के क्रम में कहीं कहीं जाना पड़ता था। उसी के क्रम में इन्होंने पुराने मंदिर, पुराने स्तंभ, अभिलेख, मूर्तियाँ सबको देखा और देखने के बाद भारत का इतिहास पढ़ने लगे। उस समय कोई इतिहास था नहीं हमारा। तब क्या पढ़ा उन्होंने? हुएन को पढ़ा, जो 7वीं शताब्दी में पूरे भारत का भ्रमण करके वापस चीन गए थे। उस समय तक ये हुएन का विवरण फ्रेंच में ट्रांसलेट हो चुका था। उसको उन्होंने लिया और ले करके पढ़ना शुरू किया। फिर यहाँ से ब्रिटिश जो क्वीन थी उनको एक प्रस्ताव भेजा कि भारत पूरी पुरातात्विक संपदा से भरा पड़ा हुआ है, तो हम इस तरह का एक विभाग यहाँ चलाना चाहते हैं। तो जब वहाँ की रानी ने उस प्रस्ताव को पास किया तब यहाँ पर इस विभाग की स्थापना हुई 1861 में। उन्होंने जिस दिन इस पद को ग्रहण किया उस दिन उन्होंने लिखा है अपने डायरी में कि मैं हुएन और फाहियान के द्वारा तय किए गए जो भी रास्ते हैं उनको फॉलो करूंगा, उनका अनुसरण करूंगा, और जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट साइट्स स्थल जो आएंगे, उन जिनका नाम इस साहित्य में आया है उनको अन्वेषण करने का प्रयास करूंगा। जानते हैं उन्होंने कितने वॉल्यूम लिखे हैं इस पूरे अन्वेषण के? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे 27 वॉल्यूम लिखा है। कनिंघम की रिपोर्ट 27 वॉल्यूम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने छापा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है वो खरीद करके पढ़ सकता है। ऐसे ऐसे स्थल के नाम मिलेंगे जहां हम लोग आज तक नहीं जा सके, वहां पे ये महामानव किस तरह से गए। और आज हम सबसे पहले उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। बीच में पैसे की कमी के कारण कुछ दिन के लिए विभाग बंद हो गया, ये वापस फिर लंदन चले गए। लेकिन फिर 1870 के बाद फिर इन्होंने लगातार प्रस्ताव भेजते रहे और इस तरह से फिर मुझे लगता है कि 1875 के आसपास फिर से ये विभाग चला गया और इस तरह से उन्होंने पूरे भारत को छान मारा और सबसे ज़्यादा इन्होंने बौद्ध स्थलों का अन्वेषण किया। कहीं कहीं पर वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने एक्सकवेशन करके और उसका साहित्य से मिलान करते थे और पहचान करके तब बताते थे। इसी क्रम में अभिलेख मिलने शुरू हुए। अभिलेख जब मिलने शुरू हुए तब धीरे धीरे इन्होंने कई और लोगों को अपने साथ में लगाया। उसी में थे एक जेम्स प्रिंसेप। तब तक सम्राट अशोक के कई अभिलेख सामने आ चुके थे, लेकिन उनको डिसाइफर करना एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो घूमते रहे, कलेक्ट करते रहे, जमा करते रहे, सबका रिकॉर्ड बनाते रहे। कहीं भी इस तरह के अभिलेख मिलते हैं तो उसका स्टैम्पेज लिया जाता है, छाप ली जाती है और ले जा करके उसको डिसाइफर किया जाता है घर में बैठ करके, लेबोरेटरी में बैठ करके। उसके लिए बड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा भिगा करके उस अभिलेख पे लगा दिया जाता है और धीरे धीरे क्वायर ब्रश से उसको पीटा जाता है ताकि जहाँ जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ वहाँ पे हल्की हल्की सी उसकी दब जाए वहाँ पेपर। हाँ, अब उसके बाद कुछ काले रंग का चीज़ लेकर के पूरे पे लगाया जाता है और लगाने के बाद सूखने का इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद पूरा स्टैम्पेज बाहर आ जाता है।
अब सबसे पहले जरूरत ये थी कि जो अभिलेख मिल रहे हैं उसका पूरा अल्फ़ाबेट तैयार किया, वर्णमाला तैयार किया जाए। घूमते रहे, इधर उधर दौड़ते रहे, बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कंधार में एक ऐसा अभिलेख मिला अशोक का। अशोक के अभिलेख मुख्यतः दो भाषाओं में है और दो लिपियों में है, ब्राह्मी और खरोष्टी। जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी में, खरोष्टी लिपि में। भाषा मुख्यतः प्राकृत है। कहीं कहीं पे जो मगध के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ का डायलेक्ट मगधी है, जिसको आज हम मगही या मगधी कहते हैं। हो सकता है कुछ उस क्षेत्र के कुछ लोग हों यहाँ पे तो जानते होंगे। तो इस तरह से पहली बार कंधार में उनको एक ऐसा अभिलेख मिला सम्राट अशोक का जिसमें कि आर्मेइक और ग्रीक भी, ऊपर में ब्राह्मी, उसके नीचे खरोष्टी, उसके नीचे आर्मेइक और उसके नीचे ग्रीक। तब तक आर्मेइक और ग्रीक लिपि का डिसाइफरमेंट हो चुका था और उस बेसिस पे पूरे ब्राह्मी लिपि का वर्णमाला तैयार किया। आज हम बोलने में 1 सेकंड का समय ले रहे हैं, लेकिन वो जेम्स प्रिंसप ने पूरी अपनी ज़िंदगी खपा दी वर्णमाला तैयार करने की। और इस तरह सबसे पहले दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खड़ा हुआ स्तंभ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक का एक स्तंभ है, सम्राट अशोक का स्तंभ है, उसको डिसाइफर किया। उसमें 7 अभिलेख हैं। उन 7 अभिलेखों को डिसाइफर करके उसने पब्लिश किया। बाद में उस समय के पुराविदों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया और W.H. हुल्स करके एक बड़े एपिग्राफिस्ट थे जिन्होंने उस समय तक जितने सम्राट अशोक के अभिलेख मिले थे सबको डिसाइफर किया, सबको स्टैम्पेज का फोटो किया और कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम इस नाम से एक किताब पब्लिश की, जिसमें कि सम्राट अशोक के उस समय तक के सारे अभिलेख को पब्लिश किया। आज बहुत छोटी छोटी किताब मिल जाते हैं सम्राट अशोक के बारे में, लेकिन सबका मूल स्रोत वही है। CII वॉल्यूम 1, CII वॉल्यूम 2 में गुप्त काल और मौर्य साम्राज्य के बीच के सारे अभिलेख, और तीसरा जो वॉल्यूम है जिसको कि जनरल फ्लीट ने एडिट किया है उसमें गुप्त काल के अभिलेख। तो इस तरह से शुरुआत हुई वहाँ पर और इस तरह से हम लोगों ने अपना इतिहास को फिर से लिखना शुरू किया, क्योंकि ये जो अभिलेख हैं उससे बड़ा स्रोत इतिहास लेखन का कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम कथा लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं हमारे पास जिसके बेसिस पे हम इतिहास का सृजन करते हैं, उसमें जो लेखक हैं वो बहुत सारे बहक जाते हैं, क्योंकि उनको एक साहित्य की परंपरा निभानी है, आकर्षण पैदा करना है। लेकिन जो ये अभिलेख होते हैं तो अभिलेख में खुद राजा ने खुद लिखवाया हुआ है। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि सम्राट अशोक के अभिलेख जिस स्तंभ पे हैं उसी पे बाद के राजाओं ने भी लेख लिखवाया। जैसे इलाहाबाद किले में सम्राट अशोक का एक स्तंभ है और उस पर उनका अभिलेख लिखा हुआ है। बाद में समुद्रगुप्त ने उसी पे एक अभिलेख लिखवा दिया। बाद में जहांगीर ने भी उस पर एक लेख लिखवा दिया। बाद में कुछ नौजवान जाते थे तो उस पर भी खली से कुछ लिख दिया। अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम सुन लेते। तो ये परंपरा बहुत पहले थी। हाँ, वो भी अमर होना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो खली से लिखते थे और ये कैसे बताया था इन्होंने कि लोहे की कलम से लिखते थे। तो इतिहास लेखन का सबसे प्रमुख स्रोत अभिलेख है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को परीक्षा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो इस तरह से किया जाता था। तो सम्राट अशोक के बारे में ये क्लब हैं जिस तरह से लटिया महोत्सव भी मैं अटेंड किया हूँ 1-2 बार। तो सम्राट अशोक के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वो प्राचीन काल का एक महामानव, अगर उनको सेकंड बुद्ध कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते तो आज वो विश्व धर्म का रूप नहीं लेते। आज दुनिया की आबादी का 7 से 8% भाग बौद्ध धर्म को मानता है। तो क्यों मानता है? तो सम्राट अशोक की तरह। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उस धर्म को एस्टैब्लिश किया और सबसे पहले शिक्षा वहीं दी जहाँ से आप मुझे पकड़ के लाए, सारनाथ से। लेकिन उसको फैलाने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। तब ये श्लोक निकला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम सम्मम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन उसको असल में किसने फैलाया?
सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जब उसकी विभीषिकाओं को उन्होंने देखा, उनके जो 14 अभिलेख हैं, 14 अभिलेख की जो प्रति है, जो गिरनार में है, जौगढ़ में है, समापा में है, इरागुडी में है, कालसी में है, उसी में 13वां अभिलेख में उन्होंने लिखा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और उससे कई गुना अधिक लोग विस्थापित हो गए। तो जब उनका ये उन्होंने जब देखा इस विभीषिका को, तो उनका जो दिल था वो नवनीत हो गया और तब उन्होंने घोषणा की कि विजय घोष की जगह पे धम्म सूत्र, विजय लिपि की जगह पे धम्म लिपि, और इस तरह से उसने पूरे भारतवर्ष को बदल के रख दिया। पहली बार पशु चिकित्सा के लिए उन्होंने अस्पताल खुलवाए, जो कि अभिलेख में लिखा हुआ है। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का अवहेलना नहीं कर सकता, अपने गुरु की अवहेलना नहीं कर सकता। ये सारी चीजें उन्होंने अभिलेख में लिखवाई और अपने पुत्र एवं पुत्री को बोधि वृक्ष का एक सैपलिंग लेकर के लंका में भेजा। आज वो पेड़ आज भी जीवित है, जबकि बोध गया का जो बोधि ट्री है उसके बाद में कई हिंदू शासकों ने कटवा दिया, कई हिंदू शासकों ने, कि बौद्ध धर्म का रिलेटेड है, लेकिन जो सैपलिंग उन्होंने वहां भेजा वो आज भी अनुराधापुर में है और पूरे विश्व का सबसे पुराना वृक्ष होने का दावा। बौद्ध साहित्य में बहुत सारी चीजें उनको लिखी हैं, लेकिन इतिहास में कुछ उसके विरोधाभास भी हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि वो पहले चंड अशोक 99 भाइयों को मार के, पटना में एक कुआं है, मैं पटना का रहने वाला, और उनका साम्राज्य जो था पाटलिपुत्र से चलता था, तो मैं उसी पाटलिपुत्र को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। प्राचीन मगध वहीं से पूरे भारत पर राज करता था। पूरे भारत को सबसे पहले एक सूत्र में उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधा। वह कहानी आप टीवी सीरियल्स पे देखते होंगे कि कहाँ से उठ के और कहाँ वो पहुँचे, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य का था। आज कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लोग एक बेस बुक मानते हैं, जो एक सामरिक नीति, विदेश नीति सबको तय करता है। तो अपने पितामह के पद चिन्हों पे चलते हुए इन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध के रखा। आज का अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक उनके कदमों के नीचे था और हर जगह अवशेष मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 20-21 साल पहले की बात है, कंधार में जो बड़ी बड़ी बुद्ध मूर्तियां थी उसको तालिबान ने तोप लगा कर तोड़ा दी। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है एक जगह कि जो मुस्लिम लोग आए उधर से, मिडिल ईस्ट से, भारत में सबसे पहले वो एक बार महमूद गजनबी आए 1024 में, उसके बाद 1191-92 मोहम्मद गौरी आए, तो वो सब उधर से ही आए। और उस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बड़े बड़े बुद्ध की मूर्तियां को देख कर ही मूर्ति को उन्होंने बुद्ध कहना शुरू। बुद्ध, दैट इज बुद्ध, बुद्ध से बुद्ध। उनके धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, बुद्ध परस्ती को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो इस तरह से इतिहास चलता रहा। सम्राट अशोक ने सबसे पहले भगवान बुद्ध का जब ये हुआ था, क्रिमेशन हुआ था कुशीनगर में, उनके महापरिनिर्वाण के बाद उस पर 8 स्तूप बनाए गए, पूरा बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे बना था कुशीनगर में, दोनों शाखा थी मल्लों की, एक पावा और एक कुशीनारा, वहाँ पे बना था। वैशाली में बना था, मगध में बना था। तो भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उन स्तूपों में। लेकिन जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का ये किया, अपनाया, तो उन्होंने उनमें से 7 स्तूपों को फिर से खुदवाया, जिसमें से एक रामग्राम का स्तूप जो ओरिजिनल अस्थि अवशेष पे बना था उसको उन्होंने नहीं खुदवाया। बहुत साहित्य में लिखा है कि जब भगवान का उस स्तूप को खुदवाने के लिए अशोक वहाँ पहुँचे तो उस स्तूप के चारों तरफ सांप लिपटा हुआ था। आज भी किसी भी मूर्ति में, किसी भी कला में, शिल्प कला में, जहाँ भी कोई स्तूप दिखे और उसके चारों तरफ सांप अगर दिखा हुआ है, इसका मतलब कि शिल्पकार रामग्राम का स्तूप दिखाना चाह रहा है। वहाँ से उन्होंने जो ओरिजिनल अवशेष थे भगवान बुद्ध के
अस्थि अवशेष, उसको निकाल के 84,000 स्तूप बन गया। 84,000। तो ये चीज किसी तरह इन लोगों को भी मालूम हो गई कि भले ही इन्होंने यहाँ के जो संस्कृति है उसको ढूंढने में बहुत मदद की, लेकिन इनके बारे में एक और शब्द हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेजर हंटर। इन लोगों को ये पता लग गया था कि अस्थि अवशेष रखते हैं स्तूप के अंदर में, तो जहां जहां ये लोग जाते थे ऊपर से बोरवेल टाइप का खुदाई कर देते थे स्तूप में, और कई जगह मिला। सबसे पहले इनको मिला वहां कपिल वस्तु में, 1872 के आसपास में। वहां पे एक पेपे करके थे, उनका पेपे कुछ नाम था, वहां की जमींदारी खरीद ली। पता चला कि कपिल वस्तु ये हो सकता है, पूरी खुदाई कर दी उन्होंने स्तूप के ऊपर से, और कास्केट निकाल के ले आए। और उस कास्केट पे वो अभिलेख लिखा हुआ है, सात बुद्ध मुनि जाति। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैंने बताया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष को लेने के लिए कई राजा उस समय एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन वो 8 भागों में बटा, जिसपे स्तूप बनाए गए। तो जब उनसे 300 साल बाद सम्राट अशोक जब राजा बने, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। तो उन्होंने उसमें से 7 स्तूपों को रीएस्कवेट किया। किस लिए? ओरिजिनल अस्थि अवशेष को निकालने के। राम ग्राम का स्तूप वो नहीं खोद सके, क्योंकि बौद्ध साहित्य में लिखा है कि जब सम्राट अशोक वहां गए तो उस स्तूप के आसपास सांप लिपटे हुए थे। तो जब भी शिल्पकार, आज के शिल्पकार जो है, जो हमारा शिल्पकार है, हमारा सारनाथ कला शैली, गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली, पाल कला शैली, इसमें जब भी स्तूप का चित्रण करते हैं और उसके अगर आसपास सांप दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो राम ग्राम का स्तूप को डिपिक्शन करना चाहते हैं। वही मैं बता रहा हूँ। तो बाकी 7 स्तूप में से उन्होंने अवशेष को निकाला और उस पर 84,000 स्तूप बनवाए। उसी क्रम में ये सारे स्तंभ भी बने। उन्होंने लिखा है कि तीर्थ यात्रा के क्रम में मैं 256 रातें बाहर गुजारी। क्या जरूरत थी? राजा थे, सारी सुख सुविधाएं थी। भगवान बुद्ध को क्या जरूरत थी? कपिल वस्तु के राजकुमार थे, पिता शासक थे, हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन त्याग कर दिया, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को संदेश देना, ये जन्म मरण का जो चक्कर है उससे कैसे निकलना है। वही चीज महान सम्राट अशोक ने की। लगता है इनके परिवार में कुछ लेगेसी थी उस तरह। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह उन्होंने मगध का सिंहासन प्राप्त किया, आप लोग जानते हैं। लेकिन उनका भी जो अंतिम पीरियड आया, तो उन्होंने बिंदुसार को अपना गद्दी देकर के खुद मैसूर चले गए। मैसूर जाके जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। और आज भी जैन धर्म का ये क्रेडिट दिया जाता है कि अगर दक्षिण भारत में जैनिज्म पहुंचा है तो उसका क्रेडिट चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। आप लोगों के लिए एक मैं क्लू दे रहा हूँ कि जैसे इस तरह से सम्राट अशोक के लिए आप लोग इतने प्रेरित है, तो एक बार वहाँ भी नहीं चलती है, ये पता नहीं चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी भी शोध करने का विषय है। हम कलिंग युद्ध का योगदान भारतीय इतिहास में भूल नहीं सकते, लेकिन उस समय कलिंग का कौन राजा था कोई नहीं बता सकता। किसी भी अभिलेख में उसकी चर्चा नहीं है। हो सकता है कल कोई अभिलेख मिल जाए एक्सप्लोरेशन में हम लोग किसी को भी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ हो। तो इस तरह से बहुत सारे अभी भी तथ्य हैं जिसपे कि गहन रिसर्च की जरूरत है, गहन शोध की जरूरत है, और लोग लगे हुए हैं। आज भी आते हैं BHU से लोग सब कि मैं इनके प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ। हम एक काम तो कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी छपा हुआ है उसके पीछे क्यों पड़े हो? जरा सीखो इनसे। जब इन्होंने 27 वॉल्यूम लिख दिया कनिंघम साहब ने, उस समय आज की तरह नहीं था कि गाड़ी बैठे निकल गया। कई फोटो ऐसे हैं जिसमें कि वो हाथी पे बैठ के जा रहे हैं, कई फोटो ऐसे हैं जिसमें वो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, कई में बैलगाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। हाँ, मेन चीज है, मुख्य बात है पैसन होना चाहिए कुछ करने के लिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए। अगर
अपने पैशन को प्रोफेशन बना दोगे तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, बहुत सही। कोई नहीं रोकेगा। वो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, जितने आप युवा यहाँ बैठे हैं। आज हम लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। अरे उससे तो पूछे वो पढ़ने क्या चाहता है, पूछे नहीं। खैर बात अलग है, मैं और भी इनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया और ये जो बौद्ध धर्म है उसको विश्व धर्म का रूप दिया। पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आज जो बुद्धिज्म है उसका श्रेय सम्राट अशोक को ही दिया जाता है। श्रीलंका में अभी हमारे जहाँ सारनाथ है वहाँ पे एक महाबोधि मंदिर भी बना हुआ है। महाबोधि मंदिर मूलगंध कुटी कहते हैं उसको। एक्चुअली मूलगंध कुटी जहाँ जहाँ पे भगवान बुद्ध का निवास हुआ उसको मूलगंध कुटी के नाम से जानते। क्यों जानते हैं? बड़ी खूबसूरत, बड़ा एक सुंदर सा कहानी है इसका। भगवान बुद्ध जब वहाँ थे राजगृह में, बिम्बिसार के पास थे, तो बिम्बिसार के पास जब थे तो श्रावस्ती का कौशल राज्य जो थी उस समय, जो आज श्रावस्ती है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच वाला एरिया, तो वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। तो वहाँ का एक नगर श्रेष्ठी अनाथ पिंडक, उसका ससुराल वहाँ था मगध, वहाँ गया हुआ था। भगवान बुद्ध को सुन रहा था, सुनते सुनते वो उनके चरणों में पड़ गया। बोला भगवान आपको तो वहाँ चलना होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है जाऊँगा, आप बताओ कब मैं आऊँ। तो इस तरह से अनाथ पिंडक बहुत दानी था, उसका सुदात नाम था। इतना दान करता था कि उसको लोग सुदात कहते थे। अनाथ पिंडक इसलिए कहते थे कि अनाथों को पिंडक देता था, भोजन देता था। लेकिन बहुत बड़ा बनिक था। कहते हैं उस श्रेणी जो गिल्ड्स होता था उसका हेड था वो। भगवान बुद्ध उसके निमंत्रण पे कहते हैं कि आए वहाँ। वो भी कहानी बड़ी अच्छी है। जब वहाँ पहुँचे वो अपने राज्य में अनाथ पिंडक, तो उनको सबसे अच्छा स्थल लगा जेतवन। सम्राट प्रसेनजीत के पुत्र का नाम था जेत और उसी का वो गार्डन था। तो इन्होंने कहा कि ये गार्डन आप मुझे दे दीजिए। एक बनिक कह रहा है राजकुमार से, उन्होंने पूछा किसके लिए? बोला एक महामानव से मिल के आया हूँ राजगृह, तो उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। बोले तो यही क्यों चाहते हो, और भी कुछ ले लो। बोले नहीं, ये सबसे उचित जान पड़ता है, तो आप बताइए क्या इसका मूल लेंगे। बहुत बढ़िया संवाद है इसका बौद्ध साहित्य में। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, इस जेत वन की धरती को, जितनी भी धरती को तुम सिक्कों से ढक दोगे, स्वर्ण सिक्कों से, उतनी आपकी हो जाएगी। उसने अपने खजाने के द्वार खोल दिए, बैलगाड़ी से सोने के सिक्के, जितने भी हमारे उस समय के बौद्ध स्थल हैं, सांची, हरहुत, अमरावती, बोधगया, सब के रेलिंग पे ये सीन दिखाया हुआ है कि बैलगाड़ी से सिक्के गिर रहे हैं और कई लोग नीचे में उसको बिछा रहे हैं। इस तरह से वो जेतवन खरीदा गया और भगवान बुद्ध के रहने के लिए वहाँ पे बना। वहाँ पे कई चमत्कार भी किया उन्होंने, भगवान बुद्ध ने। श्रावस्ती का चमत्कार के नाम से है वो। फिर जब वहाँ से वो आने लगे वर्षावास कर, तो लोगों ने कहा कि हम आपको याद कैसे करेंगे, आप जा रहे हैं यहाँ से। तो वैसे तो पुरातत्व में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार कला शैली में बनी। गांधार जो आज पश्चिम उत्तर भारत पे है, पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला की राजधानी थी। जो कनिष्क, जो कुषाण वंश के राजा थे, उनके समय में पहली बार मूर्तियाँ बनी, जो कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस से प्रभावित थी, ग्रीक कला शैली से प्रभावित थी, जिसमें भगवान बुद्ध को मुच्छों दिखाया गया है, गंडा तावीज पहने हुए हैं, जूते भी पहने हुए, एमुलेट्स पहने हुए, सब कुछ दिखाया गया, क्योंकि वो प्रभावित था वहाँ से। लेकिन सारनाथ कला शैली आते आते पूर्ण रूप से वो इंडियनाइज्ड हो गया, भारतीयकरण हो गया। इस तरह से तो उस समय भगवान बुद्ध को उन लोगों ने पूछा कि आपको मैं कैसे याद रखूंगा, मैं आपकी एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं भगवान बुद्ध ने उन लोगों को कहा कि ठीक है, तुम मेरी मूर्ति बना दो। और श्रावस्ती में सबसे पहले उनके लाइफ में उनकी एक मूर्ति बनी जो कि चंदन की लकड़ी की थी। और जिस कमरे में या जिस भवन में उसको रखा गया था,
उसमें से खुशबू निकलते रहती थी चंदन, और इस तरह से नाम पड़ा गंधकुटी। और जहां जहां भगवान गए, जहां जहां भगवान ने निवास किया, वहां पर गंधकुटी कहा गया उसे। लेकिन सारनाथ में से मूल गंधकुटी, मूल गंधकुटी, मूल गंधकुटी। तो ये सारे हैं इतिहास और पुरातत्व, सबको मिलाना पड़ता है, सबको जांचना पड़ता है, तब समझ में आती है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिन पे पर्दा हटने की जरूरत है। आज के युवा उसमें लगे हैं और भी लगे हुए हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी आप लोगों के इस आयोजन में कि आप लोग पुरातत्व को पकड़ के चल रहे हैं। आपके लिए मंदिर से ज्यादा महत्व वो पुरातत्व की जो संपदा है वो है। ये पहले बात पड़ा हुआ है अभिलेख कहीं कहीं पे, कोई झांकने वाला नहीं है। बगल में एक मंदिर बन जाए, देखिए वो रोज दूध ढार रहे हैं, ये ढार रहे हैं, वो ढार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी कहाँ गए हमारे नमस्कार साहब, कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली तक ये करेंगे। तो आज वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सम्राट अशोक क्लब के, है ना, एक दिन आएगा जिस तरह से ये लोग डेडिकेटेड हैं, जिस तरह से समर्पित हैं कि आज यहाँ के जो अब सम्राट क्लब के लोग हैं वो दिल्ली में जाकर राज करेंगे। ये मैं बस अपनी जो आप लोगों के पास जो डेडिकेशन है उसको बना के रखिएगा, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को बढ़ने से। पहली बार जिसका इतिहास होता है उसी का भविष्य होता है। आप इतिहास को पकड़ के चल रहे हैं, भूतकाल को पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए याद रखिए जिसका भूत बढ़िया होता है उसी का भविष्य बढ़िया होता है। एक दिन यहाँ से कोई आएगा, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के राज किया, तो उसी तरह से सम्राट अशोक क्लब का कोई एक सदस्य फिर आएगा और राज करेगा। बहुत चीज है बोलने के लिए, फिर कभी आए तो बोले। भगवान बुद्ध के सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको कई भागों में बांटा गया। उसमें सबसे पहला चतुर्दश अभिलेख, जिसमें 14 वो एक तरह के ऑर्डर होते थे, सरकारी ऑर्डर, रॉयल डिक्री होती थी, जिसमें कि उन्होंने धर्म महामात्र राजू इन लोगों को, जो उनके ऑफिसर्स होते थे, उनको आदेश दिया करते थे। उसको उन्होंने पत्थर पर लिखवा दिया। ये चतुर्दश अभिलेख की कॉपियां कहीं कहीं मिली है। पाकिस्तान में 2 मिली, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, एक यहाँ मिला है, उड़ीसा में 2 मिला है, एक चौगढ़ में और एक कलसी में, देहरादून में मिला है, एरागुड़ी में मिला है। तो इस तरह से उसके बाद स्तंभ लेख हैं। स्तंभ में जनरली 6 लेख हैं हर स्तंभ पे, लेकिन दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला पे है वो भी कहीं से लाया गया है। मेरठ के पास एक जगह कोटरा, वहाँ से लाया गया है, फिरोज शाह तुगलक ने उसको मंगवाया। उसके दरबार में एक कवि थे, कवि क्या उनके जो लिखते थे लोग, अफीफ नाम था उनका, तारीख फिरोज शाही लिखी है उन्होंने दिया है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे मंगवाओ उसको, यहाँ दिल्ली में रखा जाए। तो फिर वो अभिलेख मंगाया गया। उसके लिए कितने हाथियों का एक गाड़ी बनाया गया, और सब इंटैक्ट उसको लाना था, यहाँ लाया। फिर बोला कि पढ़ो इसको, तो ब्राह्मणों को बुलाएगा, भाई सबसे बुद्धिमान वही होते हैं, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ोगे तो सिर कलम कर दिया जाए, जो आदेश होते थे। फिर सब ब्राह्मण मिले, क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, किसी को तो आती नहीं थी ब्राह्मण। उन्होंने कहा हुजूर इसमें तो लिखा हुआ है कि ये बहुत पुराना है और इसको फिरोज शाह तुगलक आएंगे वही उद्धार करेंगे। हाँ ये लिखा हुआ है इसमें। हाँ साहब, अरे इन लोगों को इनाम दो, जो उन लोगों का होता। अब उसको उन्होंने खड़ा करवाया फिरोज शाह, आज भी खड़ा है फिरोज शाह, कभी जाए तो देखिए। उसमें एक 7वां अभिलेख भी है। जनरली सब में 6 है हर पिलर में, लेकिन वहाँ एक 7वां भी है। और ये जो हरौरा वाला अभिलेख है वो लघु शिलालेख की श्रेणी में आता है। उसमें ऊपर की लाइन बदल जाती थी, जिस प्रदेश में है उस प्रदेश के ऑफिसर को एड्रेस करके वो ऑर्डर दिया जाता था। तो इस तरह के ऑर्डर कई जगह मिले हैं, कर्नाटक में भी हैं, जबलपुर में है, तो कई हैं। तो ये है उसका है। मुख्य रूप से आप यही मान के चलिए कि अभिलेख एक सरकारी आदेश थे जिसको कि राजा देते थे और उनको पालन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन उसमें बहुत होशियारी बदली जाती थी। जैसे मैंने कहा कि उनका जो 13वां अभिलेख है जिसमें पूरी कलिंग विजय की विभीषिका का वर्णन किया है, लेकिन जब वो
उड़ीसा में अभिलेख लिखवा रहे थे, उसने उसको हटा दिया, उसने नहीं दिया। उड़ीसा की घटना है, उसके निवासी को और दुख नहीं पहुंचा ये पढ़ के, इसलिए वहां नहीं दिया। उसमें दो अलग से कलिंग अभिलेख लिखा, जो मैडम बता रही थी, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, उसी अभिलेख में पूरी प्रजा मेरी पुत्र के समान। कोई घोषणा कर सकता है सर? तो ये है हमारे सम्राट अशोक की, ऐसे कोई महान नहीं बन जाता है। बहुत सारे राजा पहले भी आए, बाद में भी आए, लेकिन सब अपने कृत्यों से महान बनता है। पुष्यमित्र शुंग जो उनका सेनापति था, उसी ने उनका हत्या किया। और कब किया? जब वो मिलिट्री परेड का सलामी कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि पूरा सपोर्ट था उसको आर्मी का, और उसी के दौरान उन्होंने यह किया और कब्जा कर लिया। तो यह है कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। रति भानु सिंह नाहर की एक किताब है, और भारत का, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें उन्होंने लिखा है जब मौर्य साम्राज्य का चैप्टर समाप्त हो गया तो पहला लाइन में लिखा है कि लगभग 3 शताब्दी तक मौर्य साम्राज्य का प्रखर सूर्य सौरमंडल को आलोकित करता रहा, लेकिन उसे भी अस्ताचल की ओर गमन होना पड़ा। लेकिन आज इस भीड़ और इस गैदरिंग को देख करके ये तो नहीं लगता है कि मौर्य साम्राज्य का कभी अंत होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह से समर्पण है आप लोगों का, इसको और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और अखिल भारतीय सम्मेलन करें इसमें। और उसमें मैं बहुत अभी अपने आप को छोटा मानता हूँ, जो मौर्य वंश पे रिसर्च किए हुए उन लोगों को बुलाइए, और इस तरह से एक इंटरनेशनल सेमिनार कराइए, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के जितने भी ज्ञाता हैं, जो उनके विद्वान हैं, हर यूनिवर्सिटी को कवर करें और उनसे बुलवा करके और एक बड़ा सेमिनार करें, जिसमें कि नई नई बातें आएंगी। नई नई बातें आएंगी तो लोगों को अच्छा ही लगेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। मैं तो बहुत छोटा, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो मेरे से बहुत विद्वान लोग हैं बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको बुलवाइए। और एक बार फिर से जो मेरे से छोटे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपना ये सम्राट अशोक का क्लब का जो झंडा है उसको लेके चलें। पढ़ाई पे कभी कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि अध्ययन एक ऐसा चीज़ है, वही आपको ऊपर ले जाता है। जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। हमेशा खेलकूद करिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन अध्ययन से आदमी की सोच भी ऊंची होती है और ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक जो हमारा अभिलेख है, अभिलेख जहाँ पे है उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही लोग हैं जहाँ पे पड़ा। इसको उठा के हम कहीं नहीं ले, यही रहे, तो आप उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। और मुझे लगता है कि जब ये पता चला होगा उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे, क्योंकि पहले ये पटना के कंट्रोल में था, तो उनको जो उचित लगा होगा वो किया उन्होंने अभिलेख बचाने के लिए। अब ये मुझे तय करना है कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों को एक बार फिर से प्रणाम, बहुत विश्वों को प्रणाम, सारे बच्चों को आशीर्वाद, माताओं और बहनों को।